हेलो फ्रेंड्स, सनसिटी स्टडी पॉइंट में आपको फिर से हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने 2 क्लास ली थी जो भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में अध्ययन किया। आज हम भारतीय संविधान के अंदर जो प्रस्तावना दी गई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये अध्याय 1 के अंदर जो प्रस्तावना दी गई उस प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना की विवेचना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना की विवेचना, तो आपको अपनी बुक में से 1-2 बार प्रस्तावना पढ़नी है खुद को और याद भी करनी है। और विवेचना में मैं इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला इसका जो भाग है वो घोषणात्मक भाग है। उसमें एक घोषणा की गई है और वो है हम भारत के लोग, यानी इस प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग यहां से होती है। इस घोषणा का मतलब होता है कि भारतीय संविधान की जो स्रोत है वो स्रोत भारत की जनता है, यानी इसकी स्रोत और संविधान को स्वीकार करने वाले भी, संविधान को जो स्वीकार करते हैं वो स्वीकार करने वाले भी भारत की जनता है, भारत की जनता है। यानी जो संविधान की अंतिम शक्ति है वो भी भारत की जनता के अंदर निहित है। जितनी भी सरकारें हैं उन सब सरकारों के पास जो शक्ति है वो भारत की जनता से मिलती है। ये घोषणात्मक भाग था प्रस्तावना का, हम भारत के लोग। तो आपको इम्पोर्टेंट में इसमें ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो स्रोत है भारतीय वो है भारत की जनता। संविधान का जो स्रोत है वो भारत की जनता है और भारत के लोगों ने इसे स्वीकार किया गया है, यानी उन्होंने अपनाया है, आत्मार्पित किया, अंगीकृत किया है। फिर देखिए इसका दूसरा भाग है उद्देश्य भाग। घोषणात्मक भाग के बाद में इसका वो भाग है उद्देश्य भाग, यानी प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है। प्रस्तावना के उद्देश्य भाग के बारे में बताया गया है। उसका पहला देर का है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है भारत किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, अधीन नहीं है। भारत का संविधान भी किसी के द्वारा थोपा गया नहीं है और सर्वोच्च है, भारत के अंदर जो सर्वोच्च शक्ति है वो भारत की जनता के अंदर है, भारत की जनता के अंदर। इसलिए भारत पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इन इसका मतलब होता है कि भारत किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, या सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता के अंदर निहित है और इसीलिए वो पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। यह था उद्देश्य भाग का पहला पॉइंट, संपूर्ण प्रभुत्व भाग। इसके बाद में समाजवाद। दूसरा भाग है इसका उद्देश्य भाग का समाजवाद। मूल संविधान में प्रस्तावना के अंदर समाजवाद शब्द नहीं था। इस शब्द को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर इस शब्द को जोड़ा गया है। इसका मतलब होता है कि समाज के अंदर जो कमजोर वर्ग है, कमजोर व पिछड़े वर्गों, इनका जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और इसके साथ ही आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए, देश के अंदर जो आर्थिक विषमता है
उनको दूर करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, यानी समाजवाद शब्द को अपनाया गया। इसके बाद में उद्देश्य भाग का तीसरा पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। तीसरा पॉइंट इसका हेडिंग है पंथ निरपेक्ष। यह शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं था, बाद में इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया था। इसका मतलब होता है कि धार्मिक मामलों में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी धर्म के मामले में राज्य तटस्थ होगा, यानी राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है और किसी भी नागरिक को धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन नागरिकों के बीच में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है। यह है पंथ निरपेक्ष, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। धार्मिक मामलों के अंदर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा और किसी भी नागरिक को धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद उद्देश्य भाग का चौथा पॉइंट था लोकतंत्रात्मक। इसका मतलब होता है भारत में जो राजसत्ता का प्रयोग है, राजसत्ता का प्रयोग वो जनता के निर्वाचित सदस्य करते हैं, यानी जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही राजसत्ता का प्रयोग करते हैं और वे प्रतिनिधि हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह आपको ध्यान रखना, यानी भारत के अंदर जो राजसत्ता शासन का प्रयोग है वो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य करते हैं और ये निर्वाचित सदस्य जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पांचवी हेडिंग इसकी उद्देश्य भाग का, वो है गणराज्य। देखिए गणराज्य का क्या मतलब होता है। जो भारत का सर्वोच्च पद है, भारत का सर्वोच्च पद यानी सर्वोच्च पद है भारत के अंदर राष्ट्रपति का। जो भारत के अंदर सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है, यानी निर्वाचित नहीं। कहने का मतलब है भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कहने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चुनकर नहीं आते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते हैं, जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। यह है गणराज्य। इसके बाद जो प्रस्तावना की विवेचना है उसका विवरणात्मक भाग हम पढ़ेंगे। देखिए सी प्रस्तावना का विवरणात्मक भाग। देखिए प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। जो सबसे पहला न्याय दे रखा है वो न्याय है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव की समानता प्राप्त हो, यानी
किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, सभी नागरिकों के बीच में समानता हो, यानी उन नागरिकों के बीच में जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, अन्य किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह है सामाजिक न्याय, यानी सभी नागरिकों बिना किसी भेदभाव से समानता प्राप्त हो। जो जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या अन्य किसी प्रकार से भेदभाव, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान न्याय मिलना चाहिए, समान न्याय मिलना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा जो न्याय है, दूसरा न्याय है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, इसका मतलब होता है राज्य अपनी नीति का संचालन, राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार से करेगा, यानी कानूनों का निर्माण इस प्रकार से करेगा, इस प्रकार से करेगा कि वो संसाधनों का, जितने भी संसाधन है राज्य के अंदर, उन संसाधनों का वितरण, उनका उत्पादन सामूहिक हित में हो, अधिक से अधिक सामूहिक हित में हो। इन कहने का मतलब है राज्य अपने नीति का संचालन इस प्रकार से करेगा कि संसाधनों का वितरण और उनका उत्पादन सामूहिक हित में होना चाहिए, लोगों की अधिक से अधिक उनकी भलाई होनी चाहिए। इसके साथ ही पुरुष व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, समान वेतन प्राप्त हो, और सभी नागरिकों को, राज्य के अंदर निवास करने वाले सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करना, आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, यानी पुरुष व स्त्री में समान कार्य के लिए समान वेतन हो। राज्य के सभी नागरिकों को उनका कारोबार, इन आजीविका के किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए आजीविका के साधन को प्राप्त करने का अधिकार हो। इसके बाद में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के बाद में होगा राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय के बारे में वर्णन किया गया है, और जो तीसरा न्याय है वो न्याय है राजनीतिक न्याय। देखिए राजनीतिक न्याय में क्या होता है। संविधान में, भारतीय संविधान में व्यक्ति मताधिकार की स्थापना की गई है, और भारत में जो व्यक्ति मताधिकार है वो 18 वर्ष है उनकी आयु, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनको मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिकों को वोट देने, निर्वाचित होने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है, यानी वोट देने का अधिकार है, उनको निर्वाचित होने का अधिकार है और सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार प्राप्त है। यह है राजनीतिक न्याय। आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके बाद में स्वतंत्रता। नेक्स्ट 4 नंबर हेडिंग है आर्थिक न्याय के बाद में स्वतंत्रता, यानी प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। तो इसके अंदर विचार की, अभिव्यक्ति की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है प्रस्तावना के अंदर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके बाद में समानता।
समानता के अंदर देखिए, देश के अंदर सभी नागरिकों को, यानी सभी नागरिकों को 2 प्रकार की समानता दी गई है, जो एक प्रतिष्ठा की है, प्रतिष्ठा, और दूसरी है अवसर की। इन देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। इसके बाद में देखिए बंधुत्व। नेक्स्ट है बंधुत्व। बंधुत्व के अंदर आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता, यानी देश की एकता को और व्यक्ति की गरिमा को, इनको सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व की भावना को अपनाया गया। इन कहने का मतलब है देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को अपनी व्यक्ति की गरिमा, यानी प्रत्येक नागरिक को अपनी गरिमा को सुनिश्चित करने और देश की एकता को बनाए रखने के लिए बंधुत्व को अपनाया गया। इसके बाद में नेक्स्ट है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, जो इसका विवरणात्मक भाग है। व्यक्ति की, तो 7 नंबर है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। इसमें बताया गया है कि देश के अंदर क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता का, इन सब का महत्व न देकर देश के अंदर एकता के भाव होने चाहिए। यानी इन लोगों के बीच में नहीं तो क्षेत्रीयता के आधार पर, नहीं प्रांत के आधार पर, नहीं जातिवाद, नहीं संप्रदाय, इनका महत्व न देकर देश के अंदर सभी नागरिकों के अंदर एकता के भाव होना चाहिए। और इसके बाद में नेक्स्ट है अखंडता। इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य है देश की एकता को व उसकी अखंडता को सुनिश्चित करना है। एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। यह थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विवेचना। जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो चुका था और जो इम्पोर्टेंट थे मैंने इसमें आपको बताया, और थ्योरी है वो आपको किताब से पढ़नी है। और इसका आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ नए चैप्टर की शुरुआत होगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।